नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। हम डिस्कस कर रहे हैं LT ग्रेड का जो एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए और जो GIC का एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन से देखेंगे और कुछ क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस वाले पोर्शन से देखेंगे। तो अभी जो हम बात करेंगे वो पॉलिटिकल साइंस वाले पोर्शन से बात करेंगे। GIC के सिलेबस में आपका ये पूरा टॉपिक मेंशन है, उसी पर आधारित ये प्रश्न है। पिछली क्लास अगर आपने देखी है तो कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। अब जो कुछ रह गए हैं वो आज की क्लास में करेंगे और कुछ इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चंस भी रह गए हैं वो भी हम आज ही की क्लास में करेंगे। तो जल्दी से सभी लोग शेयर कर देंगे सेशन को और क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन एक तरफ लिस्ट 1 दी हुई है आपको, दूसरी तरफ लिस्ट 2 दी हुई है। यहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक प्रावधान, और हमने वो कहां से लिए हैं, सोर्स क्या है, उनका स्रोत क्या है, ये हमें मैच करना है। ये हमें मैच करना है। तो ये देखो, पहला फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए हैं? तो फंडामेंटल राइट्स हमने लिए हैं अमेरिका से। तो ये हो गया आपका फोर्थ, ठीक है। पहले का हो गया फोर्थ, अमेरिका से लिए हैं। दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, ये हमने कहां से लिए हैं? तो ये हमने लिए हैं आयरलैंड से। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड का संविधान। तो बी का हो गया तीसरा। फिर कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहां से ली है? तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट हो गया तीसरे का। फिर है यूनियन स्टेट रिलेशन। यूनियन स्टेट रिलेशन हमने कहां से लिए हैं? तो ये हमने लिए हैं कनाडा, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये हो गया दूसरा। तो 4312 4312 आंसर हो जाएगा। तो ये है आपका 4312 यानी कि डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। मैच करना था आपको, सिंपल है, ध्यान रखेंगे इसका। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए 32। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वही एक तरफ प्रावधान दिए हैं प्रोविजंस और दूसरी तरफ उसके स्रोत दिए हैं कहां से हमने लिया है। तो पहला पढ़िए, ए क्या है? फंडामेंटल राइट हमने USA से लिए हैं, तो ये तो सही है, मैच कर रहा है। और दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरलैंड से ली है, ये भी मैच कर रहा है। सी रेजिडुअल पावर्स ऑफ सेंटर, क्या हमने ये ऑस्ट्रेलिया से ली है? और क्या इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्ति, हमने जर्मनी से कौन लिया है? तो बाकी सभी सही हैं, ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। सी रेजिडुअल पावर्स ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है, वहां से हमने कॉन्करेंट लिस्ट लिया है, ठीक है। 33, अगला क्वेश्चन देखें 33। यहां भी आपको लिस्ट दी हुई है, यहां भी आपको लिस्ट दी हुई है। 33, एक तरफ लिस्ट 1 है, दूसरी तरफ लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, दूसरी तरफ है सोर्स। अब आप बताइए, रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ हमने कहां से लिया है? तो ये हमने इंग्लैंड से लिया है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, संविधान का, तो ये हमने कहां से लिया है? इंग्लैंड से लिया है, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमने कहां से लिया है? तो ये हमने जापान से। रिजर्विंग ऑफ बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट कंसीडरेशन, राष्ट्रपति की सहमति के लिए राज्यपाल के द्वारा बिल को रिजर्व कर लेना,
विधेयक को रिजर्व कर लेना, ये हमने कहां से लिया है? रिजर्विंग ऑफ बिल ऑफ बाई गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट्स कंसीडरेशन, तो ये हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। और कॉन्करेंट लिस्ट हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी बात की, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है? डी आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन आसान है। फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या अमेरिका से लिया है? नहीं। देखिए सवाल में पूछा है फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य। अच्छा यहां दिखाई नहीं दे रहा है, मौलिक कर्तव्य। ये जो मौलिक कर्तव्य का कॉन्सेप्ट है हमने कहां से लिया है? अमेरिका से नहीं लिया, ब्रिटेन से नहीं लिया, यूएसएसआर से लिया है। कहां से लिया है? रूस। रूस से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है मौलिक कर्तव्य वाला। अब ये जो मौलिक कर्तव्य है फंडामेंटल ड्यूटी, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। यानी कि जो हमारा मूल संविधान था, जो हमारा मूल संविधान था उसमें फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, नहीं थी। मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया है, बाद में ऐड किया गया है और इसके लिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ने के लिए भारतीय संविधान में किस कमेटी ने सिफारिश की थी? तो स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर भारतीय संविधान में शुरुआत में 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी जाती है। शुरुआत में कितनी? 10। बाद में एक और जोड़ देते हैं तो 11 हो जाती हैं फिर, और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में। ठीक है, याद रखेंगे ये। चल तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वन। कथन, एसर्शन यानी कि कथन बोल रहा है कि भारत का जो संविधान है वो बहुत लेंथी, लंबा बन गया। कारण में क्या बोल रहा है? देखो कारण फिट बैठ रहा है या नहीं। द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कथन में जो बोला जा रहा है कि भारत का संविधान बहुत लेंथी बना है, लंबा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, ये बात सही है, बड़ा है। रीजन, कारक, कारण वाला जो स्टेटमेंट है उसमें क्या बोल रहा है कि जो फंडामेंटल राइट वाला, मौलिक अधिकार वाला जो चैप्टर है वो हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया है, लिया है। ये भी सही बात है, दोनों सही हो गए। यानी कि ए सही है और आर भी सही है। इसे बोल रहे हैं ए और ये है आर। ए और आर दोनों सही हैं। क्या ए को सही से जो एक्सप्लेन कर रहा है आर? नहीं नहीं, ए अलग बोल रहा है और आर अलग बोल रहा है। दोनों अलग अलग लेवल पे तो सही है, लेकिन हम ये कहें कि भारत का संविधान बहुत लंबा है, उसका आंसर ये दे रहा है रीजन, ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? बोथ, बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है।
सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इंडिविजुअल लेवल पे दोनों सही है, लेकिन अगर हम ये कहें कि क्या एक ही सही व्याख्या आर कर रहा है तो नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग लेवल पे तो सही है, लेकिन एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये याद रखना है आपको। अब आइए, क्वेश्चन देखिए इधर 35 इकोनॉमिक्स, टॉपिक जो आपके सिलेबस का है लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन एसएलआर ऑन बैंक क्रेडिट? अगर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एसएलआर की जो परसेंटेज है बढ़ा दिया जाता है, एसएलआर की परसेंटेज अगर बढ़ा दी जाती है, तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन बैंक क्रेडिट? जो बैंक हैं वो क्रेडिट देते हैं, कर्ज देते हैं, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो समझिए आप। तो पहले तो आप ये समझे, इसको समझिए आप। ये है एसएलआर, मान लो 18% है। एसएलआर क्या है? 18%। तो पहले तो एसएलआर क्या है वो समझ लो आप। तो एसएलआर क्या है? बैंक का जो डेली डिपॉजिट है, बैंक का जो डेली डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंटेज अमाउंट, कितना, वो परसेंट कितना होगा ये आरबीआई डिसाइड करेगी। तो आरबीआई अभी कह रही है 18 है, तो बैंक के जो पास जो डेली डिपॉजिट आया उसका कुछ परसेंटेज अमाउंट, कुछ कितना, जितना बैंक डिसाइड करे, तो 18%। यानी कि अगर बैंक के पास 100 रुपए आए तो उसमें से 18 रुपए हर एक बैंक को अपने खुद के पास रिजर्व करके रखने पड़ेंगे, रिजर्व करके रखने पड़ेंगे, इनको खर्च नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ गए? ये है एसएलआर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर एसएलआर बढ़ा दिया जाए, एसएलआर हमने बढ़ा के 18 से 19% कर दिया, तो अब बैंकों को अपने डिपॉजिट का 19% अपने पास रिजर्व करके रखना होगा, उसे वो लोन बांटने में खर्च नहीं कर सकते। तो फर्क क्या पड़ेगा कि जब 18% था तो बैंक को अपने पास रिजर्व 18% ही रखना होता था, लेकिन जब ये 19% हो गया तो अब 1% ज्यादा रिजर्व करके रखना पड़ेगा, तो लोन में बांटने के लिए पैसा कम बचेगा बैंक के पास। तो बैंक के क्रेडिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बैंक का जो क्रेडिट मार्केट में जा रहा है वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, डिक्रीज बैंक लैंडिंग कैपेसिटी, बैंक की जो कर्ज देने की क्षमता थी बाजार में, वो कर्ज देने की क्षमता अब कम हो जाएगी। तो देखिए आप, मान लो 100 रुपए मेरे पास आए, मैं हूं पंजाब नेशनल बैंक, 100 रुपए मेरे पास आए, उसमें से 18 रुपए, जब 18% है तो 18 रुपए मैंने रिजर्व रख दिए, उसे मैं लोन में नहीं बांट सकता, भूल जाऊं उसे। तो 100 में से 18 माइनस करो, कितने बचे? 82। यानी कि अब 82 को मैं लोन में बांट सकता हूं, फिलहाल के लिए ये समझो, ऐसे तो सीआरआर भी होता है, पर समझो आप कि 82 को मैं लोन में बांट सकता हूं। लेकिन अगर एसएलआर 18 से 19% कर दिया, तो अब मेरे पास पहले 82 बच रहे थे लोन में बांटने के लिए, अब 81 ही बचा, कम बचा ना, तो मैं कम लोन दे पाऊंगा, कम लोन दे पाऊंगा तो मेरी कैपेसिटी कम हो गई ना लोन बांटने की। यही कह रहा है वो कि डिक्रीज बैंक लैंडिंग कैपेसिटी, इफ एसएलआर इज इंक्रीज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन दिस इंपैक्ट विल डिक्रीज बैंक लैंडिंग कैपेसिटी इन द मार्केट। समझ आ गया? आई होप क्लियर है। ठीक है भाई,
आगे देखिए, Which of these is an example of non-banking financial company NBFC? निम्नलिखित में से कौन सी NBFC का उदाहरण है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, LIC बैंक, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस NBFC, SBI बैंक। तो बजाज फाइनेंस क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्रेडिट कंट्रोल बाई RBI? RBI के द्वारा क्रेडिट कंट्रोल से रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्रेडिट कंट्रोल बाई RBI? हमें पता है कि RBI का एक फंक्शन होता है, RBI का एक कार्य होता है, RBI का एक कार्य होता है। वो कार्य कौन सा है? कि RBI क्रेडिट कंट्रोलर का काम करती है, बाजार में मुद्रा को नियंत्रित करने का काम करती है। तो RBI का क्रेडिट कंट्रोल के बारे में जो RBI करती है उसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है? ए ऑप्शन, इट रेगुलेट मनी सप्लाई। क्या ये मुद्रा आपूर्ति को रेगुलेट करती है? बिल्कुल करती है। अगर RBI को लगता है कि बाजार में पैसा बहुत ज्यादा है, लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई है, तो RBI बैंक रेट, CRR, SLR इनमें इंक्रीज कर देगी। इंक्रीज कर देगी तो बैंकों के पास कम पैसा रहेगा लोन में बांटने के लिए, तो बैंक लोन नहीं बांट पाएंगे, बैंक लोन नहीं बांट पाएंगे। तो ये मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है, सही बात है। बी, इट कंट्रोल्स इन्फ्लेशन। RBI मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है, RBI मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करती है, RBI मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करती है। ठीक है, और इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो आपने पढ़े होंगे, आपको पढ़ना है, क्वेश्चन आते हैं इससे, जैसे कि बैंक रेट। बैंक रेट को कम ज्यादा करके क्या इंपैक्ट पड़ता है? अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो क्लास अवेलेबल है चैनल पर, देख लो डिटेल वाली। दूसरा, CRR कैश रिजर्व रेशियो। तीसरा, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। फोर्थ, रेपो रेट। फिफ्थ, रिवर्स रेपो रेट। सिक्स्थ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। इनके परसेंटेज में इंक्रीज डिक्रीज करके RBI मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है बाजार में। डी, इट डायरेक्ट्स बैंक्स लैंडिंग एक्टिविटीज। ये बैंकों को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, ये भी सही बात है। अब आपसे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो A, B और D ये तीनों सही हो गए। सी आंसर हो जाएगा, जिसमें बोला है कि RBI सेट्स फिस्कल पॉलिसी। क्या RBI फिस्कल पॉलिसी सेट करती है? क्या RBI फिस्कल पॉलिसी सेट करती है? नहीं जी, हमने तो पढ़ा है कि RBI मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, तो फिस्कल पॉलिसी तो नहीं बनाती। तो हमसे यही पूछा है कि RBI के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो सी, यह सही नहीं है कि RBI फिस्कल पॉलिसी बनाती है, नहीं बनाती। ध्यान रखेंगे, फिस्कल पॉलिसी की जब हम बात करें, फिस्कल पॉलिसी की जब हम बात करें, यानी कि राजकोषीय नीति। फिस्कल पॉलिसी का मतलब है राजकोषीय नीति।
तो राजकोषीय नीति आरबीआई न बनाकर कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है फिस्कल पॉलिसी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है फिस्कल पॉलिसी, वाइल monetary policy is formulated by RBI and fiscal policy is formulated by Ministry of Finance, Government of India। ठीक है भाई, आई होप इतना क्लियर है। आगे देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का जो आरबीआई बनाती है? तो भैया देखो, प्राइस स्टेबिलिटी लाना, मूल्य स्थिरता, अचानक से इन्फ्लेशन बढ़ ना जाए, घट ना जाए, कम ना हो जाए, मंदी ना आ जाए, तो प्राइस स्टेबिलिटी लेकर आना है। और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आर्थिक ग्रोथ, यही है मॉनेटरी पॉलिसी का अल्टीमेट उद्देश्य, जिसको ध्यान में रख के आरबीआई हर 3 महीने में बैठक करती है। और जब आरबीआई को लगता है कि हमें कुछ बदलाव करने चाहिए, तो आरबीआई डिसीजन लेती है बदलाव करने का, और नहीं लगता उसको कि नहीं लेने चाहिए, तो आरबीआई बदलाव नहीं करती है। ठीक, ओपन मार्केट ऑपरेशन अफेक्ट, व्हाट डज ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन को बोलते हैं ओएमओ। क्या इफेक्ट करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं बाजार को? क्या ये लिक्विडिटी को प्रभावित करते हैं बैंकिंग सिस्टम में? जी हां करते हैं। टैक्स रेट को प्रभावित करते हैं? गलत, टैक्स रेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है और हम यहां बात कर रहे हैं आरबीआई की। फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज को इफेक्ट करता है? नहीं जी, ये भी दूसरा मंत्रालय। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये बजट के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो क्या है? लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी यानी कि पैसा, उसको इफेक्ट करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहां पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर कम करके डिसीजन लिए जाते हैं। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड द बैंकर टू द गवर्नमेंट, निम्नलिखित में से वो कौन सा वित्तीय संस्थान है जिसे सरकार का बैंकर कहा जाता है? तो आरबीआई, और कोई नहीं, नन अदर देन आरबीआई। आरबीआई इज अ बैंकर टू गवर्नमेंट, आरबीआई बैंकर का काम करती है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, भारत सरकार के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ये ध्यान रखेंगे आप। ये हमने फंक्शन जब पढ़े थे आरबीआई के तब हमने देखा था। आगे, एलएएफ क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है? तो भैया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है? ये बैंक को बोरो यानी कि फैसिलिटी फॉर बैंक्स टू बोरो और लैंड मनी ओवरनाइट विथ आरबीआई, आरबीआई से अचानक से पैसा लेना, आरबीआई को देना, है ना, इमरजेंसी में, ये सुविधाएं प्रदान करता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, है ना, एलएएफ रेट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब यहां देखो आप, आपके लिए प्रश्न है, आपके लिए प्रश्न है, क्वेश्चन लिखें आप। व्हाट इज द रोल, व्हाट इज अ रोल ऑफ आरबीआई, व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन in India and how RBI functioning differently
like how RBI functioning differently compared to than Ministry of Finance fiscal policy। देखो आरबीआई का इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में क्या रोल है और आरबीआई किस तरह से डिफरेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फिस्कल पॉलिसी का यूज करके चीजों को कंट्रोल करती है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके चीजों को कंट्रोल करती है। तो आरबीआई किस प्रकार से डिफरेंट फंक्शनिंग है उसकी, किस प्रकार से डिफरेंट काम करती है अगर हम फिस्कल पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कंपेयर करें तो। ठीक है, ये ओवरऑल आपको ये देख लीजिए एक बार। ये आपको इसका आंसर लिखना है, इसका आंसर लिखना है आपको, टेलीग्राम पर भेज देना है। ठीक है, मेंस पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किए आज की क्लास में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।